नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है IBS, जिसको आयुर्वेद में गृहिणी रोग से जिसकी तुलना की जा सकती है। तो आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसको IBS गृहिणी या संग्रहिणी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं कि IBS क्या है। IBS इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेशन। मान लीजिए आप बहुत ही इरिटेटेड हो जाते हो तो दो काम करते हो, या तो आप बहुत गुस्सा करते हो या शांत होकर बैठ जाते हो। वैसे ही आंतों के साथ होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होती है तो या तो ये शांत होकर बैठ जाती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है, या फिर बहुत एग्रावेट हो जाएगी तो ये लूज़ मोशन, खाना खाते ही मोशन जाने की हाजत करती है। तो दोस्तों एलोपैथ में इसका कोई भी प्रॉपर कॉज नहीं बताया गया है। दिस ये एक अननोन इटियोलॉजी है, इसका कोई कॉज बताया नहीं है। ये क्यों होता है कोई कारण नहीं है, बट आज से 5000 साल पहले आयुर्वेद के विद्वानों ने इसका जो है कारण, प्रॉपर कारण खोजा और बताया। तो आज जो मैं ये डिस्कशन लेके आई हूँ इसको आप एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। गृहिणी का नाम गृहिणी क्यों है, और गृहिणी बेसिकली हमारे कौन से ऑर्गेन से कोरिलेट कर सकते हैं हम। गृहिणी बेसिकली आमाशय यानी कि स्टमक और पक्वाशय यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का हिस्सा है और अग्नि का अधिष्ठान है। और इसको हम गृहिणी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खाया हुआ अन्न यानी कि आहार को ग्रहण करती है, पचाती है और पक्वाशय में ढकेल देती है। तो इसलिए इसको गृहिणी कहा जाता है, क्योंकि ये अग्नि का अधिष्ठान है। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। प्रधान अग्नि जठराग्नि जो होती है वो इसका जो है इसमें रहती है, गृहिणी जठराग्नि का अधिष्ठान है। और बाकी की जो अग्नियाँ होती हैं वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुओं की धात्वग्नि 7 होती हैं। 5 भूताग्नि यानी कि जलीय, पार्थिव, आग्नेय, आकाशीय और वायवीय, ये 5 भूताग्नियाँ होती हैं जो कि हमारे आहार में मौजूद इन तत्वों का पाचन करती हैं। और जो धात्वग्नियाँ हैं वो उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण करती हैं, जिससे कि हमारे शरीर को स्वास्थ्य, बल, वर्ण, तेज और हमारी वाणी में शुद्धता, हमारे रंग में निखार आता है। तो दोस्तों ये मैंने शॉर्ट में गृहिणी के बारे में समझाया। अब मैं डिस्कस करूँगी कि गृहिणी होती क्यों है, कॉज क्या है। तो आचार्य चरक ने इसके जो है 4 टाइप्स बताए हैं: वातज गृहिणी, पित्तज गृहिणी, कफज गृहिणी और सन्निपातज गृहिणी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वातज गृहिणी। ये तो हमें पता ही है, आयुर्वेद हमेशा फोकस करता है अहित आहार और विहार की ओर। तो अगर हम लोग वातवर्धक आहार और विहार का सेवन करते हैं, जिसमें कि कटु, तिक्त, कषाय द्रव्यों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, और अध्यशन बहुत ज़्यादा जो है भूख नहीं लगी और बहुत ज़्यादा हम लोग खा लें, वो प्रमितशन बहुत ही कम खाएं, असमय खाएं, रात्रि जागरण करें और बेसमय कुछ भी खाते रहें, बहुत तेज़ हवा में घूमें, बहुत ज़्यादा पैदल चलें। तो ये सब कारण होते हैं हमारे शरीर में मौजूद वायु को प्रकोपित करने के। और ये प्रकोपित वायु क्या करती है, हमारी जठराग्नि को घेर लेती है, और घेरने के बाद वो जठराग्नि मंद पड़ जाती है। मंद पड़ने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है और ये गृहिणी कॉज कर देती है। अब हम बात करते हैं पित्तज गृहिणी रोग की। पित्तवर्धक आहार विहार के सेवन से, जैसे कि कटु, अम्ल, लवण पदार्थ के सेवन से हमारे शरीर में मौजूद जो अग्नि है वो प्रभावित होती है। और अगर हम लोग बहुत ही गर्म खाना खाते हैं या बहुत ही तीखे पदार्थों का सेवन करते हैं, बहुत कॉफ़ी और टी, ये इस तरीके की बेवरेजेस लेते हैं, बहुत मद्यपान करते हैं,
उनका जो है पित्त प्रकोपित होकर और उन अग्नि को जो है बिल्कुल ख़त्म कर देता है, अग्नि को मंद कर देता है, और जिससे हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में दिक्कत आती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि पित्त है, पित्त को तो अग्नि को बढ़ाना चाहिए। तो मैं उदाहरण दूंगी गर्म जल का। जिस तरीके से गर्म पानी अग्नि को बुझा देता है, उसी तरीके से प्रकोपित जो पित्त है वो भी अग्नि को बुझाने में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कफ की। कफ, जब हम लोग कफवर्धक आहार विहार का सेवन करते हैं, जैसे मधुर, अम्ल और लवण, इन पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में मौजूद कफ प्रकोपित हो जाता है। अगर हम लोग दिवाशयन करते हैं, यानी कि दिन में सोते हैं, और अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं बहुत ज़्यादा, और एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो है कफ प्रकोपित होता है। और कफ वैसे ही गुरुत्व के कारण हमारी अग्नि को शांत कर देता है, मंद कर देता है, और जिससे कि हमें ग्रहणी रोग हो जाता है। सन्निपातज जो ग्रहणी है, उसमें तीनों दोष के प्रकोप होने से हमें सन्निपातज ग्रहणी रोग हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो अगर हम लोग सिम्टम्स देखें तो इसमें एक तो होता है अरुचि, खाने की इच्छा नहीं होगी, प्रसेक, मुंह में हमेशा पानी निकलता रहेगा, लार बनी रहेगी मुंह में, और उल्टी, नौजिया, वॉमिटिंग जैसा फील होगा, खाना खाते ही मोशन लगेगा, कई बार कब्जी हो जाएगी, और मोशन बार बार आता रहेगा। सुबह ऐसा लगेगा, ऐसी फीलिंग आएगी कि पेट साफ नहीं हुआ है, और रोगी इस चीज़ से बड़ा परेशान रहेगा। उसका पूरा ध्यान हमेशा अपने पेट पर ही लगा रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो अब ये मैंने सिम्टम्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ ट्रीटमेंट से। तो ट्रीटमेंट इसका बेसिकली ये होता है कि अगर जो आपके दोष हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही सीमित है, मतलब अभी रोग का स्टार्टिंग हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें उसको वामक गर्म जल पिला के और वमन कराना चाहिए, ठीक है। और अगर वो दोष पूरे शरीर में फैल चुके हैं, तो उस कंडीशन में हमें मरीज़ से कहना चाहिए कि लंघन और पाचन की प्रक्रिया करें। और अगर क्या कहते हैं दोष स्मॉल इंटेस्टाइन में है, स्टार्टिंग है, तो हम उसे दीपन पाचन औषधियाँ भी वमन कराने के बाद। अब हम बात करते हैं योगों की, यानी कि ट्रीटमेंट की। तो अतिविषा, जायफल, भांग और वचा, इन चारों द्रव्यों को इक्वल अमाउंट में कूट पीस कर रख लीजिए, और 4 रत्ती की मात्रा में सुबह, दोपहर, शाम मरीज़ को शहद से चाटने के लिए दीजिए। उसका जो ग्रहणी रोग है वो चुटकियों में ठीक हो जाएगा, बट ये आपको दवा थोड़ी सी लंबी चलानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे योग की। दूसरे योग में कुटज के जितने भी योग हैं, जैसे कुटज घनवटी, कुटज परपटीवटी, कुटजावले, कुटजारेष्ट, ये सारे ही इसमें IBS में बहुत अच्छा काम करते हैं, और जो इस बीमारी से ग्रसित हैं उनको भी ये काफ़ी लाभ पहुंचाते हैं। तीसरी रेमेडी की बात करते हैं तो बेल, कच्चा बेल जो होता है उसका गूदा ले लीजिए 3 ग्राम के लगभग, उसमें शंख भस्म मिलाइए 2 रत्ती, और इसको जैसे दूध फाड़ लेते हैं हम लोग, फटे हुए दूध के जो पानी निकलता है, पानी अलग हो जाता है, और एक जो पनीर की लेयर होती है वो अलग होती है, तो उसके पानी से आपको ये दवा सुबह शाम लेनी है, और आप देखिएगा चमत्कार हो जाएगा। बिल्कुल आपको जो ग्रहणी रोग छोड़ देगा, आपकी अग्नि भी प्रदीप्त हो जाएगी, जठराग्नि तेज हो जाएगी, आपका हाजमा भी। चौथी रेमेडी हम बात करते हैं, कुड़ा छाल होती है, उसका 5 ग्राम की मात्रा लीजिए, और दही के साथ मॉर्निंग में एकदम एम्प्टी स्टमक उसका सेवन करिए। और भूख जब तक बहुत तेज़ नहीं लगे तब तक उसको बर्दाश्त करिए भूख को, और जब भूख लगे तो कुछ हल्का ही खाना खाइए। ऐसा करने से आपको ग्रहणी रोग में काफ़ी। चौथी जो रेमेडी है, इसमें हम लोग लेंगे बिलवादी चूर्ण 1 ग्राम, कर्पूर रस 1 गोली, कुटज घनवटी 1 गोली, और शंख भस्म की 2 रत्ती की 1 मात्रा बनेगी। इसको सुबह शाम लीजिए, नॉर्मल पानी से ले लीजिए। इसमें एक और रेमेडी बहुत अच्छी है, सूत शेखर रस आता है, गंधक रसायन बटी 1 गोली, और सूत शेखर रस की भी 1 गोली लेनी है, और मुसली पाक 1 से 2 ग्राम आप ले सकते हो, और अविपत्ति कर चूर्ण इसका भी 1 ग्राम से 2 ग्राम ले सकते हो, और इसकी 1 मात्रा बनेगी। ये सुबह शाम आपको लेना है। दोस्तों, ग्रहणी रोग में सबसे बढ़िया है परपटी कल्पना। परपटी बहुत अच्छा काम करती है, और इसमें हम लोग स्वर्ण परपटी
मरीज़ को दे सकते हैं। पंचामृत परपटी का भी बहुत अच्छा रोल है, और इसके साथ शंख बस मिला के हम मरीज़ को अगर देंगे तो उसको गृहिणी रोग में काफ़ी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, और हम बात करते हैं इसमें, हम मरीज़ को अगर विरेचन दे देते हैं तो विरेचन से भी काफ़ी आराम मिलेगा। विरेचन हम लोग जनरली पंचतिक्त घृत से हम विरेचन देंगे तो मरीज़ को काफ़ी लाभ मिलेगा, और ये तरीके से बहुत ही ज़्यादा और बहुत दिन तक शरीर में इकट्ठे हुए दोष जो है वो प्रकोपित हैं, तो इसको अगर हम लोग शरीर से निकाल के शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देंगे यूजिंग पंचकर्मा, तो मरीज़ काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और हम इसमें जैसे वातज गृहिणी है और दोष के हिसाब से हम लोग तेल भी घी भी चेंज कर सकते हैं। तो वस्ती अगर हम लोग देंगे वातज गृहिणी में दशमूलाद्य वस्ती, और पित्तज है तो नागराद्य वस्ती, और अगर कफज है तो पिप्पल्यादि घृत की अपने जो है हम लोग वस्ती दे सकते हैं। इससे दोष शांत होंगे, मरीज़ को काफ़ी आराम मिलेगा। आपको खाना खाने के बाद तुरंत मोशन लगते हैं तो उस कंडीशन में शंख भस्म और शुक्ति भस्म बराबर की मात्रा में लीजिए, और 1 रत्ती की मात्रा सुबह और 1 रत्ती की मात्रा शाम को खाली पेट देने से मरीज़ को काफ़ी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा गृहिणी पर, इस पर बहुत ही जो है विस्तार से मेरा बनाया गया ये वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले वीडियो में फीमेल डिजीज़ से लेकर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लेके आऊँगी। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या मिसकैरेज पर मैं चर्चा लेके आऊँगी। तो स्टे ट्यून, मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपने इतना कीमती समय अपना मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।